हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। दोस्तों, हम पर्वत निर्माण क्रिया और पर्वत निर्माण क्रिया से दिए गए सिद्धांतों को लेकर चल रहे थे और हम इसमें सबसे आधुनिकतम सिद्धांत हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिद्धांत को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं कि पर्वतों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग बेसिस पर किस प्रकार के पर्वतों का हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ माउंटेन। देखिए, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़ने से पहले हमें समझ लेना होगा कि माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स यानी पर्वत होते क्या हैं। देखिए, पर्वत जो हैं वो हमारे स्थल पर पाई जाने वाली द्वितीयक स्थलाकृति होती हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली द्वितीयक स्थलाकृति होती हैं, वो है माउंटेन्स। ठीक है, अब द्वितीयक स्थलाकृति क्या होती है? देखिए, आर.डी. सैलिसबरी एक महोदय थे, आर.डी. सैलिसबरी थे। आर.डी. सैलिसबरी ने 1919 में एक क्लासिफिकेशन दिया था। 1919 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया कि स्थल पर जितने भी, हमारे पृथ्वी पर जितने भी स्थल भाग और जलीय भाग पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उनका इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था। और इसमें इन्होंने 3 तरीके की स्थलाकृति बताई थी, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स एंड टर्शियरी ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्थलाकृतियों में इन्होंने क्लासिफाई किया था। प्राथमिक स्थलाकृतियां क्या थी? प्राथमिक स्थलाकृतियां वो थी जो पृथ्वी पर सबसे पहले बनी। और सबसे पहले क्या बने? फर्स्ट ऑर्डर जो होगी हमारी, फर्स्ट ऑर्डर जो लैंडफॉर्म्स होंगी वो क्या होंगी हमारी? सबसे पहले क्या बने थे? सबसे पहले बने थे ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, महाद्वीप और महासागर सबसे पहले बने, तो ये थे फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, दूसरे आते हैं सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स क्या थे? जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो थे उनमें जो चेंजेस आए, उनके ऊपर जो परिवर्तन आए, वो पृथ्वी के आंतरिक हलचलों की वजह से उत्पन्न हुए, उनसे जो संरचनाएं बनी वो सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स आए। जैसे अगर स्थल पे हम बात करें तो स्थल पर हमारे सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं माउंटेन्स, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, प्लेट्यूज। ठीक है, प्लेट्यूज। इसके अलावा जो हमारे स्ट्रक्चरल जो प्लेन्स हैं वो ये हमारे कहां पे हैं? स्थल पर, लैंड पे। अगर हम ओशियन की बात करें तो ओशियन में जो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है, ठीक है, जो महाद्वीपीय मग्न ढाल जो हैं वो इसके भाग है। इसके अलावा अबाइजल प्लेन जो है, अगाध सागरीय मैदान जो है, ठीक है, अबाइजल प्लेन्स जो हैं जो महासागरों की गहराई में पाए जाते हैं वो भी इसी का पार्ट है। अबाइजल प्लेन्स भी, अगाध सागरीय मैदान ये हैं। इसके अलावा और महासागरों में क्या क्या हो सकते हैं? इसके अलावा जो मिड ओशियनिक रिज बनती हैं, ठीक है, वो भी सेकेंडरी ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं। मिड ओशियनिक रिज होती हैं वो सेकेंडरी ऑर्डर लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उनको द्वितीयक लैंडफॉर्म्स कहा गया। ठीक है, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स कहा आर.डी. सैलिसबरी ने। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्थलाकृतियों का जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था आर.डी. सैलिसबरी ने, और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो माउंटेन्स हैं वो सेकंड ऑर्डर हैं। ठीक है, इसी तरह हम माने थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स क्या होंगे भाई? थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो हैं वो ऐसे स्थलाकृतियां होंगी जो इन सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के जो लैंडफॉर्म्स है इनमें क्या होंगी? कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंट्रूसिव, आंतरिक और बाह्य शक्तियों के प्रभाव में इनमें जो परिवर्तन आएगा उससे टर्शियरी लैंडफॉर्म्स बनेंगी। जैसे अपर्दन के कारण और निक्षेपण के कारण महाद्वीपों के ऊपर और महासागरों में अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो संरचनाएं बनेंगी वो होंगी। जैसे क्या बन सकते हैं? जैसे नदीकृत स्थलाकृति ले लें। नदीकृत स्थलाकृति में क्या बन जाएंगी? गॉर्स बन जाएंगे, कैनियंस बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा निक्षेपण से देखें तो निक्षेपण से क्या बन सकता है? डेल्टा बन सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से और क्या बन सकता है? जैसे अगर हम बात करें हवा की, ठीक है, तो विंड से क्या क्या बन सकता है? तो विंड से हम देखें तो सैंड ड्यून्स बन सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें कि ओशियनिक जो वेव्स चल रही हैं उनसे सागरी जल से क्या अपरदन से और इनसे क्या बन सकते हैं, तो बीच बन सकते हैं, बीचेज बन सकते हैं। तो ये जो दिखाई देती है हमको, चाहे वो जल द्वारा निर्मित हो, नदी द्वारा, या फिर सागरीय जल द्वारा निर्मित हो, कास्ट स्थलाकृतियां हो, या ग्लेशियर जो हैं उनके द्वारा अपरदन से बने, ठीक है, ये सारी जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो टर्शियरी लैंडफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा पर्पज क्या है, मेरा पर्पज है यहां पर सिर्फ माउंटेन्स को बताना, और माउंटेन्स सेकेंडरी ऑर्डर लैंडफॉर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आर.डी. सैलिसबरी। ठीक है, ये हो गया लैंडफॉर्म्स का क्लासिफिकेशन। अब माउंटेन्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, देखिए माउंटेन्स की डेफिनेशन क्या होगी कि स्थल के वो भाग जो अपने आसपास के धरातल से सीधे ऊपर उठे हों, ठीक है, एकदम से ऊपर उठे हुए हों। ठीक है, तो एक तो क्या होगा इसकी विशेषता, एकदम ऊपर उठे हुए। किससे एकदम ऊपर उठेंगे, आसपास से, आसपास के धरातल से। ठीक है, एक तो आसपास के धरातल से ऊपर उठे हुए। दूसरा इनका क्या होगा, इनका जो ढाल है वो कैसा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तीव्र ढाल होना चाहिए पर्वतों का। और इनका जो आधार है, जो बेस है, वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, विस्तृत आधार होना चाहिए इनका। कैसा आधार होना चाहिए, विस्तृत, एक्सटेंडेड बेस होना चाहिए, और स्टीप स्लोप होना चाहिए। ठीक है, और आधार जब विस्तृत है तो इनका जो ऊपरी भाग जो है वो ऊपरी भाग क्या होना चाहिए, धीरे धीरे सिकुड़ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऊपरी भाग जो है वो कैसा होगा, नैरो होगा, सकरा ऊपरी भाग होना चाहिए। तो जो ऐसी स्थलाकृति जो बनेगी जो कि एकदम अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ गई हो, जिनके ढाल तीव्र हो, नीचे से आधार विस्तृत हो और ऊपर से सकरा हो, उसे पर्वत कहेंगे। ये तो एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, कॉमन डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसको और ज्यादा स्पेसिफाई अगर हम करें तो देखिए फिंच महोदय ने, फिंच जो थे मिस्टर फिंच, इन्होंने इसमें दो चीजें ऐड की। क्या ऐड किया इन्होंने, अब हम कह रहे हैं कि ढाल तीव्र होना चाहिए, मगर तीव्र ढाल का अगर एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन दे, एग्जैक्ट कोई एक नंबर दें तो क्या होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि ऐसी संरचनाएं जिनका जो ढाल है वो 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री होना चाहिए। और किससे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। ठीक है, क्षैतिज जो तल है उससे 25 से और 35 डिग्री तक होना चाहिए। जैसे ये क्षैतिज तल है तो इससे कम से कम कितना होना चाहिए, 25 से लेके और 35 डिग्री तक का ये जो एंगल बनेगा, ये 25 से 35 डिग्री के बीच का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो इनका ढाल जो है वो 25 डिग्री से 35 डिग्री होनी चाहिए क्षैतिज तल से। और इनका जो ऊंचाई है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई के ऊपर भी बात करें। अब देखिए इसकी एक विशेषता और कह सकते हैं हम, ठीक है, फिंच ने ही इनको बताया कि ऐसे भाग जो एकदम ऊपर उठे हैं, पर कितना ऊपर उठे हैं इसकी बात करें तो इन्होंने कहा कि इनकी जो ऊंचाई है वो ग्रेटर देन 900 मीटर होनी चाहिए, 900 मीटर से ज्यादा ऊंचे होने चाहिए। तो एकदम से ऊंचे उठे हो, मगर कितने ऊंचे उठे हो, लगभग 900 मीटर या उससे अधिक ऊपर उठे हुए हो। 25 से 35 डिग्री का इसमें क्या होना चाहिए, ढाल होना चाहिए क्षैतिज प्लेन से। ठीक है, और एकदम ऊपर उठे हुए होने चाहिए। अब जब हम पठार की बात करेंगे तो पठार जो है वो इनसे किस तरह डिफरेंट है कि जो पठार जो है उनका जो ऊपरी भाग है वो सकरा नहीं होगा, उनका जो ऊपरी भाग है वो कैसा होगा, चौड़ा होगा, समतल होगा। दूसरा, जो इनका जो ढाल है वो 25 डिग्री से कम होता है, वो अपने आसपास के क्षेत्र से एकदम से उठे नहीं होते, उनका ढाल कम होता है। ठीक है, तो पठार में और पर्वतों में यही डिफरेंस होता है। दूसरा, पठार जो हैं उनकी ऊंचाई पर्वतों से कम होती है। ठीक है, कुछ पठार ऊंचे भी होते हैं मगर आसपास के क्षेत्र से वो ऊंचे नहीं होते, इतने ऊंचे नहीं होते कि पर्वतों से भी ज्यादा ऊंचे हो जाए। ठीक है,
तो ये हो गई हमारे पर्वत की डेफिनेशन की पर्वतों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब देखिए हम अब बात करते हैं पर्वतों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की। ठीक है, पर्वतों के प्रकार की हम बात करते हैं। जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम पृथ्वी पर निर्मित हुए जो पर्वत हैं उनकी एक चक्रीय अवस्था की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले बात करते हैं कि पर्वत जो हैं उनको किस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आधार लेते हैं कि हम पर्वतों को ऑन द बेसिस ऑफ एज, सबसे पहले और सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन जो है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो यही क्लासिफिकेशन है कि हम पर्वतों की आयु के आधार पर, एज के आधार पर पर्वतों का क्लासिफिकेशन करें। आयु से मतलब है कि पर्वत निर्माण का काल क्या रहा है इनका, कि किस पीरियड में या किस इपोच में या किस इयॉन में इनका निर्माण हुआ, उसके आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखिए यहां पर प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो सबसे ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि मैं जब आपको पेलियो ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको इस क्लासिफिकेशन के संबंधित अलग अलग वीडियोस में बताया था कि कैसे हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसकी ज्योग्राफी चेंज हो रही थी। तो मैंने आपको पेलियो ज्योग्राफी जब पढ़ाई थी तब भी मैंने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, फिर मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा दी है। अब हम जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को और पेलियो ज्योग्राफी को यहां से कनेक्ट करते हुए इस प्रकार के पर्वतों के निर्माण जो है उसको समझेंगे कि किस किस काल में हुए और कैसे कैसे इनके टाइप्स क्लासिफाई किए गए। ठीक है, तो सबसे पहला हम जब देखें बात, तो पहला माउंटेन्स हमारा आता है प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्री कैम्ब्रियन का मतलब क्या होगा। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि हमारी जो पूरा भूगर्भिक इतिहास रहा है उसमें 4 इयॉन्स में बांटा गया था। कौन कौन से इयॉन्स थे? एक था हमारा हीडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेनोरोजोइक। क्लियर है? तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ लगभग 4.54 अरब वर्ष पूर्व, तब से लेकर और आज तक का जो भूगर्भिक इतिहास है उसको 4 इयॉन्स में बांटा गया। और इन इयॉन्स में पहला था हीडियन, दूसरा आर्कियन और तीसरा प्रोटेरोजोइक। ठीक है, हीडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। और ये पीरियड जो है, ये जो तीनों इयॉन्स है, इन तीनों इयॉन्स को, ठीक है, ये क्या है? इयॉन्स है। इन तीनों इयॉन्स को मिलाकर के अगर हम बात करें तो एक सुपर इयॉन माना गया, एक सुपर इयॉन माना गया और जिसका नाम रखा गया प्री कैम्ब्रियन। अब इसका नाम प्री कैम्ब्रियन क्यों पड़ा? क्योंकि जो कैम्ब्रियन है ये चौथा जो हमारा इयॉन आता है फेनेरोजोइक, जो चौथा इयॉन है फेनेरोजोइक, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, तो इस चौथे फेनेरोजोइक इयॉन का जो पहला पीरियड आता है, ठीक है, इसका जो पहला पीरियड आता है वो आता है कैम्ब्रियन। ठीक है, और इस कैम्ब्रियन पीरियड से पहले देखिए फेनेरोजोइक को भी 3 एरा में बांटा गया था। ठीक है, 3 एरा में बांटा गया था। कौन कौन से में बांटा गया था? पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। ठीक है, और ये जो कैम्ब्रियन है, इस पेलियोजोइक जो है इसी का पहला पीरियड है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड है किसका? पेलियोजोइक एरा का। ये क्या है? एरा। पेलियोजोइक एरा का फर्स्ट पीरियड जो है वो है कैम्ब्रियन। यानी ये कैम्ब्रियन जो है वो आज से लगभग 54 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है। 54 करोड़ ईयर्स पूर्व ये प्रारंभ हुआ। कौन सा? कैम्ब्रियन पीरियड। तो 54 करोड़ वर्ष से पहले जो भी पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण हुआ उन सबको एक बड़ी टर्म सुपर इयॉन के रूप में प्री कैम्ब्रियन कह दिया गया, जो कब था? 4.54 अरब वर्ष पूर्व से, यानी पृथ्वी के निर्माण से लेके और 54 करोड़ वर्ष पूर्व, 54 करोड़ ईयर्स एगो तक जो भी पर्वत बने वो सब प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स में आए। ठीक है, अब देखिए प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स का निर्माण कैसे हुआ।
उस पे मैं बताता हूं कि कैसे इसका निर्माण हुआ है। देखिए, मैंने आपको पहले भी पैलियोज्योग्राफी में बताया है कि हमारे जो पृथ्वी जब निर्माण हुआ उसके बाद सबसे पहले क्या बने, क्रेटोन बने और शील्ड बने। ठीक है, जो कि कठोर भूखंड थे, आग्नेय चट्टानों के बने क्रेटोन और शील्ड बने जो दृढ़ थे और ज्यादातर क्या रहे, स्टेबल रहे, मतलब इनमें ज्यादा अपर्दन और ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं था। ठीक है, इसके बाद इनके चारों ओर टेक्टोनिक प्लेट्स का निर्माण हो गया। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स का सेंटर क्या थे, शील्ड और क्रेटोन। और आज भी हमें क्या मिलती हैं, शील्ड और क्रेटोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत दृढ़ स्थल खंड है, बहुत ज्यादा सॉलिड लैंड मास है। जैसे कैनेडियन शील्ड है, आप जब फिजिकल मैप देखेंगे वर्ल्ड का तो आपको मिलेगा कैनेडियन शील्ड, फेनो-स्कैडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, इंडियन शील्ड है। ठीक है, और इसी तरह ब्राजीलियन हाईलैंड है, अरेब और साइबेरियन शील्ड है। तो ये सब क्या है, ये कठोर दृढ़ खंड से तो सबसे पहले ये बने। ठीक है, और इनके बनने के बाद इनमें सब में हलचल उत्पन्न हुई और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसे बताती है कि संवहन तरंगों के प्रभाव में टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव कर रही थी, वैसे ही इन शील्ड और क्रेटोन्स में भी मूवमेंट स्टार्ट हो गई और ये अलग अलग समय में कई बार पास आए एक दूसरे के और जुड़ गए और इनमें कई बार विखंडन हुआ और ये अलग अलग होकर के टूट के और अलग अलग कॉन्टिनेंट में बट गए। यानी जब ये पास आए तो पर्वत निर्माण क्रिया हुई क्योंकि ये आपस में टकराए, और जब दूर गए ये तो उस दौरान एक शांत काल रहा। क्या रहा, पीरियड ऑफ क्विसेंस, बिल्कुल शांत काल रहा। उस दौरान कोई पर्वत निर्माण क्रिया नहीं हुई और अलग अलग टाइम में अलग अलग पीरियड में ये एक साथ आए और दूर गए। ठीक है, तो उस क्रिया में हम उस प्रोसीजर के दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान पर्वतों का निर्माण हुआ। देखिए, एक एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसमें सारा का सारा लैंडमास जो है वो एक जगह आ गया था। ठीक है, पूरा एक जगह आ गया था लैंडमास। वो पहला जो सुपर कॉन्टिनेंट बना वो बना हमारे प्रोटेरोजोइक पीरियड में, प्रोटेरोजोइक इयॉन के अंदर। और प्रोटेरोजोइक इयॉन का जब प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ, तभी ये बन गया था। ठीक है, यानी प्री कैम्ब्रियन जो हमारा सुपर इयॉन है उसी में बना। और उसका जो तीसरा इयॉन है प्रोटेरोजोइक, इसके अर्ली प्रोटेरोजोइक में हम देखें तो एक सुपर कॉन्टिनेंट जो बन रहा था वो अर्ली प्रोटेरोजोइक में सुपर कॉन्टिनेंट बना, उसका नाम दिया गया कोलंबिया। क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया था कि कोलंबिया सुपर इयॉन का निर्माण हुआ था सबसे पहले। ठीक है, और सबसे पहले जो कोलंबिया सुपर इयॉन बना ये बाद में टूट गया। ठीक है, और टूट के ये अलग अलग क्रेटोन जो है वो फैल गए। इसके बाद कोलंबिया के बाद एक और बना लगभग 1.2 अरब वर्ष पूर्व, 1.2 अरब वर्ष पूर्व, यानी इसी प्रोटेरोजोइक इयॉन के अंदर 1.2 अरब वर्ष पूर्व ये फिर से पास आने लगे। ठीक है, प्रोटेरोजोइक का काल क्या है, 2.5 अरब से लेके और 54 करोड़ वर्ष पूर्व तक प्रोटेरोजोइक रहा है। ठीक है, तो इस इयॉन के अंदर ही 1.2 अरब वर्ष पूर्व फिर से ये पास आए और इनके पास आने से कोलंबिया के बाद बना रोडिनिया। क्या बना, कोलंबिया के बाद एक और बना जिसका नाम था रोडिनिया। और इस रोडिनिया का क्या था, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट जो थे, शील्ड क्रेटोन थी, वो सब एक जगह इकट्ठी हो गई और इस दौरान भी पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसी दौरान दोस्तों जब ये रोडिनिया बना था तो इस दौरान ही हमारी अरावली पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अरावली पर्वत, आज जो भारत के जो अरावली माउंटेन्स हैं, जो एक अवसादी पर्वत हैं, अवसादी वलित पर्वत है, पुराने वलित पर्वत हैं, उनका अपरदित जो वलित पर्वत हैं, इनका निर्माण 1.2 अरब वर्ष पूर्व जब रोडिनिया का निर्माण हुआ था तभी हुआ था। और इसका निर्माण किससे हुआ, इसका निर्माण हुआ बुंदेलखंड का जो हमारा क्रेटोन है, बुंदेलखंड क्रेटोन, बुंदेलखंड क्रेटोन का। और इसके अलावा हमारा जो मारवाड़ क्रेटोन है, बुंदेलखंड व मारवाड़ क्रेटोन जो है इसकी टक्कर से हुआ है।
ठीक है। तो जब रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट बना तो बुंदेलखंड क्रेटोन जो कि कठोर भाग था और मारवाड़ क्रेटोन जो कि कठोर भाग था, जब दोनों पास आए तो इनके बीच में जो अवसाद था, ठीक है, उस अवसाद में संपीड़न बल के कारण वलन उत्पन्न हो गए और उससे हमारा अरावली वलित पर्वत बना। क्लियर है। तो जो अरावली वलित पर्वत है इसका निर्माण लगभग 1.2 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हो गया था, जो लगभग 70 करोड़ वर्ष तक चलता रहा, 70 करोड़ वर्ष पूर्व तक चलता रहा। ठीक है। अलग अलग फेज में ये 70 करोड़ वर्ष पूर्व तक 1.2 अरब वर्ष पूर्व से चलता रहा। ठीक है। तो ये हमारे अरावली माउंटेन्स इसी टाइम के बने हैं। दूसरा, ये इसी टाइम हमारे जो 1.2 अरब वर्ष पूर्व ये बन रहा है, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि ये रोडिनिया माउंटेन, ये रोडिनिया जब सुपर कॉन्टिनेंट था तो इसके आसपास जो जल था, रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट के आसपास जो पृथ्वी पर धरातल पर जो जल था उसका नाम क्या था, उस समय महासागर था, उसका नाम एक मायरोविया। ये क्या था, ये एक सुपर ओशियन था। ठीक है। सुपर ओशियन क्या था, मायरोविया, और सुपर कॉन्टिनेंट क्या था, रोडिनिया। रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट और मायरोविया वाज एन सुपर ओशियन। ओके। अब देखिए 1.2 अरब वर्ष पूर्व ये हुआ, 70 करोड़ वर्ष पूर्व तक क्या हुआ, ये धीरे धीरे अलग होने लगा सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है। और 75 करोड़ वर्ष पूर्व ही ये अलग हो गया, टूट गया। ठीक है। 75 करोड़ वर्ष पूर्व ये टूट गया और टूट के अलग अलग विखंडित हो गया। ठीक है। अलग अलग हो गया, टूट गया, ये बिल्कुल टूट गया। फिर क्या होता है, 70 करोड़ वर्ष पूर्व ये फिर से पास आने लगा। ठीक है। 1.2 अरब वर्ष पूर्व बना रोडिनिया, ये कब टूट गया, 75 करोड़ वर्ष पूर्व ये रोडिनिया टूट गया और ये क्रेटोन जो है वो अलग अलग हो गए और तब तक हमारा अरावली पर्वत बन चुका था, जो बुंदेलखंड क्रेटोन और मारवाड़ क्रेटोन की टक्कर से बना था। ठीक है। अब ये 70 करोड़ वर्ष बाद ये कॉन्टिनेंट जो है वो कहां आने लगे, फिर से पास आने लगे। 70 करोड़ वर्ष पूर्व फिर से पास आने लगे और इसी साथ 60 करोड़ वर्ष पूर्व एक सुपर कॉन्टिनेंट फिर से बना। ठीक है। 70 करोड़ वर्ष पूर्व जब ये पास आने लगे तो यहां से आते आते 60 करोड़ वर्ष पूर्व पे आकर के और एक सुपर कॉन्टिनेंट बना और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेनोशिया। पेनोशिया। ठीक है। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेनोशिया। इसका मतलब क्या होता है, पेनोशिया का मतलब होता है पेंजिया लाइक, मतलब पेंजिया के जैसा। और पेंजिया का नाम आपने खूब सुना होगा कि हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट जो पेंजिया बना था उसका जैसा ही ये पेनोशिया था। ठीक है। तो पेनोशिया का मतलब होता है पेंजिया लाइक, पेंजिया लाइक सुपर कॉन्टिनेंट पेनोशिया, या इसको कह सकते हैं कि ये पेंजिया 1 था, पेंजिया फर्स्ट। तो पहला जो पेंजिया बना था वो पेनोशिया था और वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व बन गया था। यानी 60 करोड़ वर्ष पूर्व जितना भी स्थलखंड जो था, जितना भी लैंडमास जो था हमारा, वो स्थलीय भाग सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पास आकर के इकट्ठे होकर के एक सुपर कॉन्टिनेंट में बदल गए थे जो पेनोशिया था। ठीक है। और यहां पर दोस्तों 60 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक हमारे जो कैम्ब्रियन माउंटेन्स थे इनका निर्माण पूर्ण हो चुका था। ठीक है। 60 करोड़ वर्ष पूर्व ये पूर्ण हो चुका था निर्माण। ठीक है। तो ये बात हो गई प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स की। तो कैम्ब्रियन पीरियड जो 54 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो भी माउंटेन्स बने थे वो सब प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स थे। यानी 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक जब हमारे 3 सुपर कॉन्टिनेंट बन चुके हैं। कौन से बन चुके हैं, कोलंबिया बन चुका है, कोलंबिया के बाद रोडिनिया बन चुका है और उसके बाद पेनोशिया बन चुका है। कोलंबिया बना, टूटा, फिर से पास आए 70 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। और क्या बन गया, पास आने के बाद हमारा रोडिनिया बना। रोडिनिया में जब टूटा, सॉरी पहले कोलंबिया बना, 1.2 अरब वर्ष पूर्व पास आए रोडिनिया बना और फिर 70 करोड़ वर्ष पूर्व जब पास आने लगे तो 60 करोड़ वर्ष तक आते आते पूर्णतः पेनोशिया बन चुका था। और इस बार बार आने और टूटने के क्रम में क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ जो हमारे पुराने वलित पर्वत हैं।
वो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स है। अब देखिए जो प्री कैम्ब्रियन जो ओरोजनी हुई उसकी दो मेजर विशेषताएं हैं कि प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी जो हम देखते हैं ये क्या है, इसका की क्या विशेषता है। तो देखिए जो प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी हुई, जो भी प्री कैम्ब्रियन टाइम में पर्वत निर्माण हुआ, उस पर्वत निर्माण की दो मेजर विशेषताएं हैं। पहली तो क्या है कि आज अगर हम इनको देखें, इन पर्वतों को जो प्री कैम्ब्रियन टाइम में बने, तो वो लगभग अपर्दित हो चुके हैं। ठीक है, तो आज ये जो पर्वत हैं ये कैसे हो चुके हैं, अपर्दित पर्वत हैं। और इस वजह से, अपर्दित पर्वत होने की वजह से इनकी ऊंचाई कम है, ये कम ऊंचे हैं। ठीक है, और कई पर्वत तो ऐसे हैं जिनके मात्र अवशेष ही मिलते हैं, इस वजह से इनको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन्स भी कहते हैं इनको। अवशिष्ट पर्वत कहते हैं क्योंकि ये अब लगभग अपर्दित हो चुके हैं, जैसे हमारा अरावली पर्वत है। ठीक है, दूसरी इनकी क्या विशेषता है कि ये जो माउंटेन्स बने, जो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स बने, ये बड़े ही विस्तृत क्षेत्र में हुई थी। जो प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी हुई थी, ओरोजनी मतलब पर्वत निर्माण क्रिया हुई थी, ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में हुई थी, बड़े पैमाने पर हुई थी और पूरी पृथ्वी पर हुई थी। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 बार बड़े सुपर कॉन्टिनेंट बने थे और टूटे थे। तो ये जो ओरोजनी थी ये कैसी थी, एक विस्तृत पर्वत निर्माण था। ठीक है, एक बड़ी ओरोजनी थी और ये पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्र पर पर्वतों का निर्माण हुआ था। मगर इसके बाद जितनी भी ओरोजनी हुई वो एक नैरो, मतलब एक बहुत सीमित सकरे दायरे में हुई और बहुत सीमित क्षेत्र में ही हुई थी। तो सबसे बड़ी अगर विस्तृत ओरोजनी की बात करें, एक्सटेंडेड पीरियड तक चली और एक्सटेंडेड धरातल पर थी ये, तो उसको माने हम प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स या प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी। ठीक है, तो ये प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी थी। और प्री कैम्ब्रियन जो ओरोजनी है उसके दौरान कौन कौन से माउंटेन्स बने, ठीक है, क्रेटोन बने, शील्ड बने, ये तो क्लियर है। मगर पर्वत कौन कौन से बने, तो देखिए इसके जो पर्वत हैं वो है लॉरेंशियन, अल्गोमान और किनोरन माउंटेन्स। लॉरेंशियन, अल्गोमान और किनोरन माउंटेन्स। और ये कहाँ मिलते हैं, लॉरेंशियन, अल्गोमान और किनोरन माउंटेन्स? ये मिलते हैं कनाडियन रीजन में। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, ये कनाडियन शील्ड पे मिलते हैं, जो आज बिल्कुल अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। ठीक है, तो कैनेडियन शील्ड जो है वहां पर जो माउंटेन्स मिलते हैं वो कौन कौन से माउंटेन्स मिलते हैं, लॉरेंशियन, अल्गोमान और किनोरन माउंटेन्स मिलते हैं। यानी ये उत्तरी अमेरिका के माउंटेन्स हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के माउंटेन्स है। इसके अलावा मैंने आपको बताया अरावली पर्वत, हमारा अरावली पर्वत जो है वो भी इसी प्री कैम्ब्रियन सुपर इओन में बना है। इसके अलावा हमारे धारवाड़, कुडप्पा और छोटा नागपुर की जो चट्टानें हैं, धारवाड़, कुडप्पा और छोटा नागपुर की चट्टानें हैं जो कि खनिज संपन्न है। ठीक है, खनिज संपन्न चट्टानें हैं। ये चट्टानें जो हैं ये भी उसी दौरान के पर्वतीकरण का परिणाम है। ठीक है, तो धारवाड़, कुडप्पा और छोटा नागपुर का जो पर्वतीकरण हमें दिखाई देता है वो भी इसी दौरान का बना हुआ है, इसी फेज का, प्री कैम्ब्रियन टाइम का ही बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फेनो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स भी इसके एग्जाम्पल हैं। फेनो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स का है जहां पर यूरोप में क्या है, स्कैंडिनेविया में जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, वो पूरा जो फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड है वहां पर जो माउंटेन्स बने हैं वहां पर भी प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल ये सब हैं प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स के, जो 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी पूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद जो दूसरी ओरोजनी आई वो आई कैलेडोनियन ओरोजनी। क्या आया, कैलेडोनियन ओरोजनी। तो इस दौरान जो भी पर्वत बने, कैलेडोनियन ओरोजनी से जो माउंटेन्स बने उन्हें बोला गया कैलेडोनियन माउंटेन्स। ठीक है, कैलेडोनियन माउंटेन्स। अब ये कैसे हुआ, देखिए 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक प्री कैम्ब्रियन बन गए, फिर आ गया कैम्ब्रियन पीरियड
और कैम्ब्रियन पीरियड जो था वो शांत काल रहा। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक आते आते लगभग 50 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक, इस पीरियड में 60 करोड़ वर्ष पूर्व तो सारा का सारा जो है वो एक पेनोशिया के रूप में पूरा सुपर कॉन्टिनेंट बना हुआ है और सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक जगह हैं। बट 50 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच ये जो हमारा पेनोशिया जो था, पेनोशिया सुपर आइलैंड जो था, वो क्या हो गया? टूट गया। पेनोशिया जो है वो टूट गया और इसमें जो कॉन्टिनेंट्स जो जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो गए और दूर दूर हो गए। ठीक है, तो ये पीरियड जो आया, कैम्ब्रियन का जो पीरियड आया, वो शांत काल आया, क्योंकि इस समय जो कॉन्टिनेंट्स थे वो दूर जा रहे थे और उस समय कोई पर्वतीकरण नहीं हो रहा था। ठीक है, इसके बाद पेनोशिया के 50 करोड़ वर्ष पूर्व टूट जाने के बाद ये फिर से पास आने लगते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, और 50 करोड़ से लेके और 35 करोड़ वर्ष पूर्व एक और पर्वतीकरण होता है। ठीक है, यहां भी एक क्या होता है? ओरोजनी होती है, एक पर्वतीकरण होता है 50 करोड़ टू 35 करोड़ ईयर्स एगो। इस टाइम पीरियड के अंदर पर्वतीकरण होता है। ठीक है, और ये कब होता है? अगर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो ये किस किस पीरियड में होता है? ये होता है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन फेज में होता है। इसके अलावा सिल्यूरियन एंड डेवोनियन। ठीक है, तो कैम्ब्रियन के बाद 3 पीरियड आते हैं हमारे पैलेओजोइक इरा के, फेनेरोजोइक इयोन, पैलेओजोइक इरा। उसका दूसरा पीरियड कौन सा है? ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन एंड डिवोनियन। ठीक है, तो ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में 50 करोड़ वर्ष से 35 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये पास आने लगते हैं। ठीक है, अभी कोई पेंजिया बना नहीं है, पास आ रहे हैं, कुछ उत्तरी भाग में आ रहे हैं, कुछ दक्षिणी भाग में आ रहे हैं। तो उत्तरी भाग में जब कॉन्टिनेंट्स पास आ रहे हैं तो एक कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट बन रहा है, वो है लॉरूसिया, इसे बोला गया था लॉरूसिया। ठीक है, और जो नीचे था वो था गोंडवाना, दक्षिण में गोंडवाना था और उत्तर में लॉरूसिया था। तो कुछ कॉन्टिनेंट्स तो ऊपर उत्तरी दिशा में मिले, कुछ कॉन्टिनेंट्स दक्षिण दिशा में मिले। तो जो उत्तर में मिले थे वो लॉरूसिया, जो दक्षिण में मिले थे वो गोंडवाना बना था। ठीक है, तो 50 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व जब ये कॉन्टिनेंट पास आने लगे तो फिर से इनकी टक्कर होने लगी और उस वजह से जो बीच में अवसाद था वो अवसाद में फिर वलन हुआ, फिर पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, और ये जो पर्वत बने 50 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व, ये भी आज जो है वो अपर्दित अवस्था में ही मिलते हैं। अपर्दित पर्वत हैं ये भी। ठीक है, क्योंकि बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है, बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, इसे अपर्दित पर्वत ही हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हम देखें तो देखिए, कैलेडोनियन माउंटेन्स जो है उसकी ओरोजनी से क्या क्या बने हैं, जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड और स्कैंडिनेविया में जो कैलेडोनियन माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में क्या है? नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। ठीक है, तो कभी होगा ऐसे कि ये जो स्कैंडिनेविया है ये कभी ऐसे यहां से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड जो आज आइलैंड है इनके साथ जुड़ा होगा और इस वजह से यहां पर जो माउंटेन्स बने वो कौन से थे? ये कैलेडोनियन माउंटेन्स, और उन्हीं के नाम पर इसको कैलेडोनियन ओरोजनी कहा गया। तो आज जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड और स्कैंडिनेविया के जो माउंटेन्स दिखाई देते हैं वो कैलेडोनियन ओरोजनी का ही परिणाम है। ठीक है, दूसरे जो एप्लेशियन माउंटेन्स है, एप्लेशियन माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी साइड में है। ठीक है, जो पूर्वी दिशा में नॉर्थ अमेरिका के हैं वो है एप्लेशियन माउंटेन्स, और एप्लेशियन माउंटेन्स का भी जो उत्तरी भाग है वो इस टाइम पीरियड में बना था कैलेडोनियन ओरोजनी में। ठीक है, और इसको स्पेसिफिकली अगर देखें तो नॉर्थ एप्लेशियन जो माउंटेन्स है इसकी जो स्पेसिफिक ओरोजनी लिखे तो इसको कई साइंटिस्ट ने नाम दिया है टैकोनिक ओरोजनी। ठीक है, इसको टैकोनिक ओरोजनी भी कहते हैं।
ठीक है, स्पेशली किसको, नॉर्थ अप्लेशियन कैलेडोनियन ओरोजनी के अंदर ही एक सब टाइप के रूप में मान सकते हैं। नॉर्थ अप्लेशियन माउंटेन्स जो उठे इनको टेक्टोनिक ओरोजनी भी कह सकते हैं। नॉर्थ अप्लेशियन माउंटेन्स भी इसी प्रकार के हैं। इसके अलावा भारत में पाया जाने वाला सतपुड़ा माउंटेन्स जो कि कैसा माउंटेन है, एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है, एक भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, एक ब्लॉक पर्वत है, एक हॉस्ट है, इसको कहा जाता है सतपुड़ा माउंटेन। ये भी कैलेडोनियन माउंटेन्स है। क्यों? क्योंकि ये भी कैलेडोनियन ओरोजनी जो 50 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो सतपुड़ा माउंटेन्स भी इसी का उदाहरण है। दूसरी जो ब्राजीलाइट्स हैं, जो ब्राजील के जो पर्वत दिखाई देते हैं वो भी इसी पीरियड में बने। तो ब्राजील के पर्वत, सतपुड़ा माउंटेन्स, इसके अलावा आयरलैंड, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया के माउंटेन्स और नॉर्थ एप्लेशियन माउंटेन्स, ये कब बने? ये सब बने कैलेडोनियन ओरोजनी में। ठीक है, और इस समय जब ये सारे के सारे जो भाग थे वो पास आ रहे थे और इनके पास आने की वजह से कैलेडोनियन जो ओरोजनी हो रही थी उसमें जो महासागर जो पहले से बने हुए थे वो महासागर बंद हो रहे थे। ठीक है, और वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा था। ये हो गई हमारी दूसरी ओरोजनी और दूसरा माउंटेन टाइप, कैलेडोनियन माउंटेन टाइप। अब इसके बाद देखिए आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है और पेलियोजियोग्राफी क्या कहती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कैम्ब्रियन पीरियड के बाद ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डिवोनियन तो हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। और कार्बोनिफेरस पीरियड में एक शांत काल रहा। उस समय कोई पर्वतीकरण की क्रिया नहीं हुई। ठीक है, मैंने आपको तब भी बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि एक टाइम पे पर्वत निर्माण होता है, बीच में एक शांत काल आता है। हालांकि वो फिक्स नहीं होता कि कितनी ड्यूरेशन को होगा, मगर एक शांत काल होता है। तो जो कार्बोनिफेरस काल जो था वो एक शांत काल था। उस समय कोई पर्वतीकरण नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद जो आया, उसके बाद जो पीरियड आता है वो आता है पर्मियन पीरियड। ठीक है, पर्मियन पीरियड आया और इस पर्मियन पीरियड में लगभग 27 करोड़ से लेके और 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक, ठीक है, या फिर इसको कार्बो पर्मियन पीरियड भी कहते हैं। कार्बोनिफेरस का एंड और पर्मियन पीरियड। ठीक है, मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड जो है वो शांत काल था मगर इसका एंड में ये स्टार्ट हो गया था, तो इसको कई बार कार्बो पर्मियन पीरियड भी बोलते हैं। कार्बोनिफेरस का एंड और पर्मियन पीरियड। ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये क्या है, लेट पैलियोजोइक है, ये भी कह सकते हैं। लेट पैलियोजोइक यानी पैलियोजोइक का अंत होने वाला था। कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन और फिर पैलियोजोइक एंड था। तो पैलियोजोइक जो हमारा एरा जो था, लेट पैलियोजोइक एरा, इसमें पर्मियन पीरियड के अंदर 27 करोड़ से 22 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीसरी ओरोजनी हुई जिसको हर्सियन ओरोजनी कहा गया, जिसे हर्सिनियन ओरोजनी कहा गया। ठीक है, और इस हर्सिनियन ओरोजनी में ही क्योंकि अपलेशियन पर्वतों का निर्माण इसी पीरियड में पूर्ण हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको अपलेशियन ओरोजनी भी कहा जाता है। और इस ओरोजनी में सबसे ज्यादा देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका में माउंटेन्स का निर्माण हुआ था। यूरोप और अमेरिका के जो माउंटेन्स हैं, जो पुराने वलित पर्वत हैं, वो हर्सिनियन ओरोजनी में हमें दिखाई देते हैं। तो हर्सिनियन ओरोजनी सबसे ज्यादा जो चली वो चली थी यूरोप और अमेरिका में। अब हर्सिनियन नाम क्यों पड़ा? तो जो जर्मनी के हॉस्ट माउंटेन होते हैं, ठीक है, हॉस्ट किसे बोलते हैं? इसी के नाम पर, क्योंकि ये एक ब्लॉक माउंटेन होता है, भ्रंशोत पर्वत होते हैं ये। ठीक है, तो जो भ्रंशोत पर्वत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हॉस्ट बोलते हैं। तो जर्मनी के हॉस्ट माउंटेन के नाम पर इसका नाम हर्सिनियन ओरोजनी पड़ा। ठीक है, होस्ट माउंटेन्स ऑफ जर्मनी के नाम पर इनका हर्सिनियन माउंटेन्स पड़ा। ठीक है, इसमें देखिए जो यूरोप और अमेरिका में इसकी ओरोजनी सबसे ज्यादा हुई थी, इसमें स्पेसिफिकली जो यूरोप में जो ओरोजनी हुई थी, यूरोप के जो पर्वतों का निर्माण हुआ था, तो यूरोप के पर्वतों में हुए इस निर्माण क्रिया को किसने? सुएस महोदय ने, सुएस ने इसको दो नाम दिए, हर्सिनियन ओरोजनी इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, सब में नहीं, सिर्फ यूरोप कॉन्टिनेंट में जो हर्सिनियन ओरोजनी है उसको सुएस ने दो नाम दिए। पहला दिया आर्मोरिकन और दूसरा वारिस्कन।
ठीक है, आर्मोरिकन और वारिस्कन ओरोजनी दिया। और ये आर्मोरिकन पर्वत कौन से थे? जो ब्रिटेन में और फ्रांस में जो बने, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के जो माउंटेन्स बने उस ओरोजनी को उन्होंने आर्मोरिकन ओरोजनी कहा। और जो वारिस्कन ओरोजनी दिया वो बना रेस्ट ऑफ द यूरोप में। तो रेस्ट ऑफ द यूरोप में जो इस ओरोजनी हर्सिनियन माउंटेन्स जो बने वो वारिस्कन ओरोजनी कही गई। और जो ब्रिटेन और फ्रांस में जो वलित पर्वत बने उनको इन्होंने आर्मोरिकन ओरोजनी कहा। ठीक है, किसने कहा? स्वेस ने। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि हर्सिनियन माउंटेन्स जो बने वो कैसे बने। देखिए 27 करोड़ से 22 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ कि जो माउंटेन्स जो हमारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो इससे पहले वाली फेज में जो कैलिडोनियन माउंटेन्स जब बने, कैलिडोनियन ओरिजिन हुई, जब पास आ रहे थे वो और पास आते गए और पास आने से इनके जो सुपर कॉन्टिनेंट बना उसका नाम था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बना। और यहां से अधिकतर लोगों को पता होता है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट बना था। ठीक है, तो पेंजिया जो बना वो सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो पर्मियन कार्बोनिफेरस पीरियड में बना। ठीक है, तो पेंजिया बनने के दौरान सारे के सारे सुपर जो कॉन्टिनेंट थे वो पास आए और उससे सुपर कॉन्टिनेंट बना। उस समय जब संपीड़न बल लगा कॉन्टिनेंट्स के पास आने से तो वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहां भी एक ओरोजनी हुई थी और पेंजिया निर्माण के साथ हुई थी। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देखें तो जो अपलेशियन माउंटेन्स हैं उनका उत्थान सबसे ज्यादा इसी फेज में हुआ। सिर्फ नॉर्थ अपलेशियन जो थे वो टेक्टोनिक ओरोजनी से कैलिडोनियन माउंटेन ओरोजनी में हुए थे। ठीक है, कैलिडोनियन माउंटेन्स का पार्ट है, बाकी अपलेशियन माउंटेन जो है वो हर्सिनियन ओरोजनी का पार्ट है और इसी वजह से हर्सिनियन ओरोजनी को हम अपलेशियन ओरोजनी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने आर्मोरिकन और वारिस्कन की बात की है तो श्योर है कि यूरोप में भी इनका निर्माण हुआ होगा। तो यूरोप में आज हम जो देखते हैं सेंट्रल मैसिफ ऑफ फ्रांस का जो सेंट्रल मैसिफ है वो एक पर्वत है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। स्पेन का जो मेसेटा है, स्पेनिश मेसेटा, वो भी एग्जाम्पल है इसका हर्सिनियन ओरोजनी का। ठीक है, सेंट्रल मैसिफ ऑफ फ्रांस और स्पेनिश मेसेटा हर्सिनियन ओरोजनी के पार्ट हैं। इसके अलावा यूरोप में अगर और देखें तो यूरोप के पेनाइन, ब्रिटेनी, राइन बेसिन, पेनाइन, ब्रिटेनी, राइन बेसिन, वॉसेज और ब्लैक फॉरेस्ट भी हर्सिनियन ओरोजनी पीरियड के ही हैं। स्पेशली इसमें आप देखें तो वॉसेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, ये वलित पर्वत नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ठीक है, वॉसेज कहाँ है? वॉसेज है फ्रांस में, ये तो है कहाँ? फ्रांस में। और जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये कहाँ है? जर्मनी में। ठीक है, ये जर्मनी में है। तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेज जिसे ब्लॉक माउंटेन्स या हॉस्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं, हॉस्ट पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनको किस पीरियड में देखा गया? ये बने हर्सिनियन माउंटेन्स हर्सिनियन ओरोजनी में, यानी ये बने पर्मियन पीरियड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एशिया में भी ऐसी ओरोजनी हमें दिखाई देती है। एशिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखिए एशिया में हम देखें तो हिमालय के उत्तर में हम देखेंगे तो हमारे जो माउंटेन्स दिखाई देते हैं जैसे अल्ताई है, तिएनशान है, नानशान है, आमूर बेसिन है और मंगोल और गोबी के जो माउंटेन्स हैं, मंगोल और गोबी के मरुस्थल क्षेत्र के जो माउंटेन्स हैं वो सब हर्सिनियन माउंटेन्स के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन कौन से? अल्ताई, तिएनशान, नानशान और आमूर बेसिन, मंगोल और गोबी के जो पर्वत हैं वो हर्सिनियन माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसके ईस्टर्न पार्ट में जो कार्डिलेरा मिलता है, ईस्टर्न कार्डिलेरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कार्डिलेरा का मतलब एक पूरी जो श्रृंखला मिलती है पर्वतों की वो ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी साइड में मिलती है वो भी हर्सिनियन माउंटेन्स का ही टाइप है। ठीक है, और साथ में जो एटलस जो पर्वत है उस एटलस पर्वत के उत्तर की तरफ जो हाई एटलस है और मोरक्को का जो मेसेटा है वो भी हर्सिनियन माउंटेन्स का ही टाइप
ठीक है। हाई एटलस और मोरक्को मेसेटा ऑफ अफ्रीका एंड ईस्टर्न कार्डिलेरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कार्डिलेरा, साथ में उच्च एटलस और मोरक्को मेसेटा, ये भी हर्सिनियन माउंटेन्स के ही टाइप हैं। क्लियर है? तो ये टाइप्स आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से माउंटेन्स है। एशिया में तो बने अल्ताई, तिएनशान, नानशान, आमूर बेसिन और इसके अलावा हमारे गोबी मरुस्थल के और मंगोलिया के माउंटेन्स, जबकि अफ्रीका में बने हाई एटलस और मोरक्को मेसेटा, ऑस्ट्रेलिया में बना ईस्टर्न कार्डिलेरा, अपलेशियन माउंटेन्स बना उत्तरी अमेरिका में, और यूरोप में इसका विस्तार देखा तो सेंट्रल मैसिफ जो था उसमें मिला, राइन बेसिन में वोजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, एपिनाइन, ठीक है। इसके अलावा पिनाइन, इसके अलावा ब्रिटेनी, राइन बेसिन, वोजेस और ब्लैक फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये स्पेनिश मेसेटा भी इसी का पार्ट था। तो ये सब हो गए हर्सिनियन माउंटेन्स, और ये जो है वो कहां तक चली, 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक। और किसका परिणाम थी, पेंजिया के निर्माण का परिणाम था, जब सबकी सब टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी सारे महाद्वीप पास आके एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा जो पीरियड था लेट पैलियोजोइक एरा, या फिर हम इसका पीरियड नाम दें तो ये हमारा पर्मियन पीरियड जो था उसके दौरान हुई थी ये ओरोजनी, ठीक है। इसके बाद हमारी चौथी जो ओरोजनी हुई, जो फोर्थ ओरोजनी हुई, वो हमारे टर्शियरी पीरियड में हुई थी, ठीक है। ये कब हुई थी, सेनोजोइक में जब हम आते हैं। मेसोजोइक जो था, मेसोजोइक एक शांत काल रहा, क्यों, क्योंकि पेंजिया जो था उसका निर्माण हुआ और लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया पूर्णतः बन चुका था, ठीक है। और उस पेंजिया में 15 करोड़ वर्ष बाद एक विखंडन होता है, और विखंडन की वजह से ये जो कॉन्टिनेंट है ये टूट के दूर जाने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए जो चौथी हमारी ओरोजनी आती है वो है अल्पाइन ओरोजनी। कौन सी ओरोजनी है, फोर्थ। और ये कब हुई थी, ये हुई थी टर्शियरी पीरियड में, ठीक है। टर्शियरी पीरियड में हमारी ये ओरोजनी हुई स्टार्ट अल्पाइन माउंटेन्स की। अब अल्पाइन माउंटेन्स जो है वो अल्पाइन नाम कैसे पड़ा है, जो यूरोप के एल्प्स पर्वत हैं, यूरोप के एल्प्स पर्वत के ऊपर इसका नॉमेनक्लेचर आया अल्पाइन माउंटेन्स, अल्पाइन ओरोजनी। ड्यू टू एल्प्स माउंटेन्स इट इज कॉल्ड अल्पाइन माउंटेन्स, अल्पाइन ओरोजनी, ठीक है। अब देखिए अल्पाइन ओरोजनी जो है इससे जो पर्वत बने हैं वो हमारे नवीनतम वलित पर्वत हैं, ठीक है। नवीनतम वलित पर्वत हैं, जो सबसे नए हमारे वलित पर्वत बने वो इसी फेज के हैं, ठीक है। आज जो भी हम ऊंचे ऊंचे जो पर्वत देखते हैं, ठीक है, ये ऊंचे माउंटेन जो हैं वो इसी फेज के हैं। इसके साथ साथ जितने भी जो अल्पाइन ओरोजनी में हम देखेंगे तो अल्पाइन ओरोजनी में जितनी भी आज हमें नदी घाटियां मिलती हैं वो भी इसी फेज की हैं। बड़ी बड़ी जो घाटियां मिलते हैं, कैनियन मिलते हैं, वो सब हमें अल्पाइन माउंटेन्स का ही मिलता है, ठीक है। अब ये देखो कैसे हुआ कि इस फेज में क्या हुआ, जब पेंजिया टूटा, पेंजिया के टूटने के बाद लॉरेंशिया और गोंडवाना अलग अलग हो गए, ठीक है। लॉरेंशिया गोंडवाना अलग हो गए तो लॉरेंशिया और गोंडवाना के अलग होने से बीच में क्या बन गई, बीच में टेथिस ओशियन आ गया, टेथिस सी आया। इस टेथिस सी में अवसाद जमा होते गए, जैसे मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ाया। और फिर क्या हुआ, इधर से यूरेशियन प्लेट थी और इधर से जा रही थी हमारी इंडियन प्लेट, और इंडियन प्लेट इसको कंप्लीटली बोले हैं तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई, और यूरेशियन प्लेट के साथ ही यहां पर कौन सी थी, अफ्रीकन प्लेट थी। इस अफ्रीकन प्लेट की भी इससे टक्कर हुई, ठीक है, जब लॉरेंशिया और गोंडवाना टूट गए थे इसके बाद। और साथ में जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी जो प्लेट थी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और जो साउथ अमेरिकन प्लेट थी, इनकी पश्चिम की ओर गति हुई, ठीक है। तीनों चीजें देखिए, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट की पश्चिम की ओर गति हुई, अफ्रीका और यूरेशिया प्लेट की टक्कर हुई, और इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशिया प्लेट की टक्कर हुई। और इस सब के दौरान जो भी पर्वतों का निर्माण हुआ उसको अल्पाइन माउंटेन्स बोला गया, अल्पाइन ओरोजनी बोला गया। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें मेजर जो
अपलिफ्टमेंट हुआ था, जो मेजर उत्थान जो हुआ था वो 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 7 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और ये 20 लाख वर्ष पूर्व तक चल रही थी। ठीक है, तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके और 20 लाख वर्ष पूर्व तक इनमें मेजर उत्थान हुआ। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि आज भी इन पर्वतों का उत्थान हो रहा है, जो अल्पाइन माउंटेन्स हैं इनमें आज भी उत्थान चल रहा है, मगर जो मेजर अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा पर्वतीकरण दिखाई देता है जिसमें ये बहुत ऊंचे ऊंचे कई हजार मीटर ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो गया, वो हमें 7 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। तो देखिए, जब उत्तरी अमेरिका की पश्चिम की ओर गति हुई तो कौन से माउंटेन्स बने? रॉकीज बने। और जब दक्षिण अमेरिका की गति हुई तो उससे कौन से माउंटेन्स बने? एंडीज माउंटेन। तो रॉकीज और एंडीज हमारे पुराने नए वलित पर्वत हो गए। इसके बाद अफ्रीका और यूरेशिया से बने एल्प्स माउंटेन्स बने। और साथ में कौन कौन से माउंटेन्स बने यूरोप के? जैसे कार्पेंथेनियन माउंटेन्स हैं, पिरेनीज हैं, बाल्कन माउंटेन्स है, कॉकेसस है और एपिनाइन है। ये सारे नए वलित पर्वत हैं। एल्प्स, कार्पेंथेनियन, पिरेनीज, एपिनाइन है। ठीक है, इसके अलावा कॉकेसस है, बाल्कन है। ये सारे जो यूरोप के माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स भी अल्पाइन ओरोजनी का ही परिणाम है। ठीक है, इसके अलावा जो एटलस जो था अफ्रीका का, ठीक है, इसमें भी जो हाई एटलस था वो तो बन चुका था हमारे इसमें हर्सिनियन माउंटेन्स में। एटलस का बचा हुआ भाग, एटलस ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसके अलावा जो टॉरस माउंटेन्स और पोंटिक माउंटेन्स मिलते हैं टर्की में जो मिलते हैं वो भी इसी में बने हैं। तो टॉरस एंड पोंटिक माउंटेन्स ऑफ टर्की एंड एटलस ऑफ अफ्रीका जो है वो अल्पाइन ओरोजनी का ही परिणाम है। ठीक है, ये हमारी अफ्रीका की और टर्की की बात हो गई। इसके अलावा हम एशिया में बात करें तो ये हिमालय, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो चल रही है और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हो रही है, इससे एशिया जो है उसमें एक बहुत विस्तृत स्तर पर बहुत दूरी तक काफी सारे माउंटेन्स बने। जैसे हमारा बना हिमालय बना, ठीक है, पामीर नॉट बनी, जो पामीर ग्रंथि जहां से कई सारे माउंटेन्स निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? जैसे हिंदू कुश निकल रहा है, हिंदू कुश माउंटेन्स इसमें बना। इसके अलावा क्या निकल रहा है इसमें? देखो, इसके अलावा कुनलुन माउंटेन्स है, वो भी पामीर नॉट से निकल रहा है। इसके अलावा हमारा जो म्यांमार की साइड में अरकाना योमा बन रहा है वो भी इसी फेज में बना। एशिया के जो ईस्टर्न साइड के जो माउंटेन्स हैं वो भी किससे बने? इसी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की वजह से बने। इसके अलावा जैग्रोस और एल्ब्रूज माउंटेन्स जो हमें मिलते हैं पश्चिम एशिया में वो भी इसी का परिणाम है। और हमारे ट्रांस हिमालयन रीजन के जो काराकोरम माउंटेन्स हैं वो भी इसी में बने। ठीक है, तो चाहे हिमालय हो, काराकोरम हो, ठीक है, इसके अलावा हमारा कुनलुन हो, अरकाना योमा हो, पामीर नॉट, जैग्रोस, एल्ब्रूज, ये सब माउंटेन्स जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं ये सब हमें अल्पाइन माउंटेन्स हैं। और आज ये जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और नवीनतम वलित पर्वत हैं और इनकी बहुत गहरी गहरी घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत गहरी इनकी घाटियां पाई जाती हैं और आज इन माउंटेन्स में देखें तो तेजी से इरोजन भी हो रहा है। आज इनमें बहुत तेजी से अपरदन भी हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर जो ऊंचे माउंटेन्स बने जो आज हमें दिखाई देते हैं वो अल्पाइन माउंटेन्स है। और इससे पहले जो माउंटेन्स हैं वो हमारे सारे पुराने वलित पर्वत या पुराने पर्वत हैं, जिनमें ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं और वलित पर्वत भी हैं। तो पुराने वलित पर्वत कौन से हैं? जो हमारे अल्पाइन ओरोजनी से पहले के हैं। और आज जो दिखाई देते हैं ये होते हैं। अब ये 7 करोड़ वर्ष पूर्व से और 20 लाख वर्ष पूर्व तक इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये जो पीरियड है इसको हम कह सकते हैं कि ये पेलियोसीन से लेकर के और प्लायोसीन तक का है। पेलियोसीन से और प्लायोसीन क्या है? ये हमारे इपॉच हैं। ठीक है, पेलियोसीन से और प्लायोसीन इपॉच तक के जो टर्शियरी पीरियड में बने हैं, टर्शियरी पीरियड में जो पेलियोसीन इपॉच से लेकर के प्लायोसीन इपॉच के बीच जो बने माउंटेन्स वो सब अल्पाइन माउंटेन्स हैं। और इनमें हमारा हिमालय पर्वत भी आता है। और माना जाता है कि जो हिमालय की हम स्पेसिफिकली बात करें तो हिमालय के अंदर जो मेजर अपलिफ्टमेंट हुआ है वो हुआ है 3 करोड़ वर्ष से लेकर के और 20 लाख वर्ष पूर्व तक।
ठीक है, 3 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके और 20 लाख वर्ष पूर्व तक हिमालय के अंदर ओरोजन के अंदर क्या हुआ है, अपलिफ्टमेंट हुआ है। ठीक है, ये हो गए हमारे एल्पाइन ओरोजनी या एल्पाइन माउंटेन्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आज तक जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी चक्रिक गति हुई है, उसकी वजह से एक फेज आया जिसमें पर्वतीकरण हुआ, ओरोजनी हुई, उसके बाद एक शांत काल आया, फिर नई ओरोजनी हुई। ऐसे माना जाता है कि अब तक जो है 4 ओरोजनी हो चुकी है, प्रीकैम्बियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और एल्पाइन ओरोजनी, और इन्हीं के आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एज या पर्वत निर्माण काल के आधार पर 4 प्रकार है। ठीक है, इसके अलावा हम इन माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन जो है वो इनकी उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है उसका प्रोसेस क्या रहा है। ठीक है, उसके आधार पर भी पर्वत जो है उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि तो उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर भी इनका प्रकार हम देखें, उत्पत्ति प्रक्रिया। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस के आधार पर, प्रोसेस ऑफ ओरिजिनेशन। ठीक है, इसके बेसिस पर हम देखें तो हम इनको 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं जो माउंटेन्स आज हमें दिखाई देते हैं उनमें। ठीक है, पहले हमारे जो मोस्टली कॉमनली जो हम आज तक जो सबसे ज़्यादा फेमस माउंटेन्स हैं वो हमारे होते हैं वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, कैसे, वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन्स। दूसरा हमारा जो प्रकार आता है वो आता है हमारे कौन से, भ्रंशोथ पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स या हॉस्ट। ठीक है, तीसरे जो आते हैं वो आते हैं हमारे ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, और चौथे आते हैं हमारे गुंबदाकार पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स, जैसा कि आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि संपीड़न बल के प्रभाव में जब टेक्टोनिक प्लेट्स की अभिसारी मूवमेंट हो रही है तो जो अवसाद है उसमें वलन उत्पन्न हुआ और वलन से जो पर्वत बने वो वलित पर्वत। ठीक है, और वलित पर्वत भी कैसे हैं, कुछ तो हैं जो पुराने हैं जो आज हमें अपर्दित अवस्था में मिलते हैं, और कुछ क्या है हमारे नवीन हैं, नवीन वलित पर्वत है और पुरातन वलित पर्वत है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। मैं वलित पर्वतों के इतने एग्जाम्पल बता चुका हूं कि जैसे अपलेशियन माउंटेन्स है वो क्या है, पुराने वलित पर्वत हैं। इसके अलावा कैलिडोनियन जो है वो भी पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है, और ये सारे जो एल्पाइन माउंटेन से पहले के जो भी माउंटेन्स हैं ये सब पुराने वलित पर्वत हैं। नए वलित पर्वतों की हम बात करें तो हमारे रॉकीज हैं, एंडीज हैं, एल्प्स हैं, हिमालय है, एटलस है, ये सब नवीन वलित पर्वत हैं। क्लियर है। दूसरे हमारे जो पर्वत आते हैं वो हैं भ्रंशोथ पर्वत, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स या हॉस्ट। और इनके बारे में भी आपको जब मैं वलन और भ्रंशन पढ़ाया है तब मैं आपको बता चुका हूं कैसे निर्माण होता है इनका, कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से जब धरातल में क्या बनेगा, तनाव बल लगेगा, तो तनाव बल के प्रभाव में क्या होगा कि धरातल में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूटन हो जाएगी। और इस फ्रैक्चर की वजह से कोई भी एक खंड जो है वो नीचे अवतलित हो जाएगा या दूसरा कोई भी खंड ऊपर उठ जाएगा। तो इसकी वजह से जो सीधा खड़ा हुआ जो पिंड बनेगा वो क्या कहलाएगा, भ्रंशोथ पर्वत। यानी ऐसा हो सकता है कि जब ये भ्रंशन हो तो इस भ्रंशन में एक भाग जो है वो नीचे बैठ जाए, नीचे अवतलित हो जाए। तो ये हिस्सा जब अवतलित हो गया तो जो उठे हुए भाग रह जाएंगे ये क्या बन जाएंगे, भ्रंशोथ पर्वत बन जाएंगे। और जो बीच में जो ये रह जाएगी ये क्या बनेगी, भ्रंश घाटी बन जाएगी, जो नीचे अवतलित भाग है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेबेन। ठीक है, जर्मनी से लैंग्वेज ली गई है। और जो भ्रंशोथ पर्वत है इनको क्या बोलते हैं, होस्ट। या फिर क्या हो सकता है कि ये एक जो पिंड है वो ऊपर उठ जाए और ये बाकी के दो भाग हैं जो अपनी जगह पर स्थित रहें, तो सिर्फ ये क्या बन जाएगा, ये ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि जो
जो फ्रैक्चर हुआ है उसके साथ ये दोनों जो खंड हैं इनका अवतलन हो जाए और ये जो माउंटेन, जो ब्लॉक माउंटेन बनेगा, ये खंड जो है वो स्थिर रह जाए। तो ऐसे तीन स्थितियां बन सकती हैं कि या तो दोनों खंड पिंड जो है ये क्या हो जाए, ये ऊपर रह जाए स्थिर और नीचे बीच का भाग नीचे चला जाए, या बीच का भाग ऊपर उठ जाए और ये दोनों अपनी जगह पर स्थिर रहे, या ये हो सकता है कि दोनों अपनी जगह से नीचे चले जाएं और बीच का भाग स्थिर बना रहे, इसे ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएंगे। तो जो भ्रंशोत पर्वत हैं उसके एग्जाम्पल क्या हैं? आज हमारे जो विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये श्रेणी किसका एग्जाम्पल है? अजंता श्रेणी है, ये सब ब्लॉक माउंटेन्स हैं। और नर्मदा तापी नदी जो है हमारी वो भ्रंश घाटियों में बह रही है, ठीक है। जैसे दामोदर है वो भी हमारी भ्रंश घाटी में बहती है। इसके बाद पर्वत आते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो तेजी से विस्फोट होता है तो अंदर से जो तप्त पदार्थ होता है, गैसेज होती हैं, धूलकण होता है, पायरोक्लास्ट होता है, उसको लेके मैग्मा ऊपर आता है और लावा के रूप में फैलता है। और जब लावा के रूप में एक शंकु का निर्माण करता है, कोन का निर्माण करता है, और इस कोन में कंटिन्यू जो है अंदर से जो तप्त पदार्थ आके जमा होते जाते हैं और उससे एक माउंटेन का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जिनका एग्जाम्पल जैसे किलिमंजारो है, माउंट केन्या है, ठीक है, माउंट होन्सू है, ये सब क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। चौथा आता है हमारे गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत क्या होते हैं? जब मैं आपको आंतरिक संरचनाएं बता रहा था कि धरातल के अंदर जो आंतरिक मैग्मा जनित जो ज्वालामुखी संरचनाएं थी, ठीक है, उसमें इंट्रूसिव जो मैग्मेटिज्म था, इंट्रूसिव मैग्मेटिज्म का क्या परिणाम था? इंट्रूसिव मैग्मेटिज्म का कि उसकी वजह से जो धरातल जो है उसके अंदर कहीं भी अंदर से मैग्मा जो है वो अपने क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। और मैग्मा के साथ क्या है? जलवाष्प है, गैसें हैं। ये आंतरिक चट्टानों में, धरातल की आंतरिक चट्टानों पर क्या लगाती हैं? नीचे से दबाव लगाते हैं, नीचे से प्रेशर लगाते हैं। उस प्रेशर की वजह से जो धरातल की चट्टानें हैं वो गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाती हैं और इस वजह से यहाँ पर एक जो खाली स्थान बन जाता है, इसमें मैग्मा आकर के क्या हो जाता है? जमा हो जाता है और धरातल की जो चट्टानें हैं वो एक गुंबद के रूप में उठकर गुंबदाकार पर्वत का निर्माण करती हैं, ठीक है। और उन्हें कहते हैं हम गुंबदाकार पर्वत। बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। नॉर्थ अमेरिका का जो यूंटा माउंटेन्स है, यूंटा, वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले जो यूंटा माउंटेन्स हैं वो इस प्रकार के गुंबदाकार पर्वतों का एग्जाम्पल है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टाइप याद रखिए। ये आपको काफ़ी बार चर्चा में हमारे अलग अलग लेक्चर्स में आ चुके हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा निर्माणिक प्रक्रिया में जाने का मतलब नहीं है। यहाँ हमारा पर्पस था बस उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर कितना क्लासिफिकेशन है, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और गुंबदाकार पर्वत या डोम माउंटेन्स, ठीक है। ये होंगे डोम माउंटेन्स, ये वोल्केनिक माउंटेन्स, ये ब्लॉक माउंटेन्स एंड दीज आर फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है दोस्तों। तो ये थे पर्वतों के प्रकार। इसके अलावा और भी प्रकार दे सकता है, ऊंचाई के आधार पर दे सकते हैं कि अधिक ऊंचे, कम ऊंचे, मध्यम ऊंचे, मगर उनका कोई ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं, ठीक है। तो यही दो मेजर आप याद रखिए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में आता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, और एग्जाम्पल जब आप एग्जाम में देखेंगे तो इन्हीं पे बेस्ड आएगा। और साथ में आप ये याद रखिए कि ये जो ओरोजनी है, प्री कैम्बियन, कैलेडोनियन, हर्षिनियन और अल्पाइन, इसको सीरियल में लगाने के लिए भी आ जाता है। ये किस किस सीरियल से हुई, तो एक तो सीरियल याद रख लीजिए इनका, दूसरा इनके एग्जाम्पल याद रख लीजिए, ये कौन सी ओरोजनी में कौन से माउंटेन्स बने, जैसे एप्लेशियन कब बने, माउंटेन्स कब बने, नॉर्थ एप्लेशियन कब बने, इसके अलावा फेनोस्कैडेमियम माउंटेन्स कब बने, अरावली का निर्माण कब हुआ, सतपुड़ा का निर्माण कब हुआ। इसके अलावा हम यहाँ देखें हम तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ है वो आता है स्पेनिश मेसेटा, सेंट्रल मैसिव ऑफ फ्रांस, ब्लॉक फॉरेस्ट और ब्लैक फॉरेस्ट, वॉजेज माउंटेन्स, ये कब बने, ठीक है। इसके अलावा एल्पाइन माउंटेन्स तो हमारे हैं ही, क्योंकि सारे नए वलित पर्वत हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा माउंटेन्स और माउंटेन्स के जो सिद्धांत है ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पर्वत निर्माण क्रिया
और पर्वत निर्माण के सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, इन वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मैं और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज होऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।